दुविधा है कि जो बच्चे नए आए हैं उन्हें कैसे मैनेज करें। तो जो डाउट और बैकअप है, स्पेशली बैकअप क्लास, उसको बिल्कुल सिंसियरली अटेंड करना है। बाकी बच्चों के लिए ऑप्शनल है, वो चाहें तो रिवीजन के लिए बैठ जाएं, है ना। तो आज हम एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। चलिए, इसमें बच्चा पूछ रहे हाँ, ये मनीष कह रहे हैं एक्सरसाइज। हाँ, एक बार देख लेते, कोई नया बच्चा तो नहीं है इसमें जिसने अभी तक एक भी क्लास अटेंड ना की हो। चतुर, आपने क्या रिकॉर्डिंग से चीजें रिवाइज कर ली थी? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई और बच्चा तो नहीं है ऐसा? बताओ बेटा। अगर नया बच्चा ना हो तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तो वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकते हैं। कर लें डिस्कस। जो असाइनमेंट था NP1 का, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए थे हमने। बिगनर बॉक्स तो कर लिया था कंप्लीट, और एक्सरसाइज में से देखना है, ठीक है। बताओ बेटा, एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे? नंबर बता दो जरा, याद दिलाओ। बीस, 21 और 30, 31 और 32। अच्छा, एक मिनट, मैंने निशान लगा रखे हैं शायद इसमें। एक मिनट रुक जाते हैं हम। बिगनर बॉक्स 10 के बाद, इलस्ट्रेशंस के बाद एक्सरसाइज 1, ये है बेटा एक्सरसाइज, है ना। इसमें 20, 21 शायद दिया था ये, यस। तो 20, 21 तो कर लिया होगा बेटा आपने। क्वेश्चन 20 और 21 ये तो कर लिए होंगे, है ना। ये तो क्लास में डिस्कस कर लिए थे हमने। एक्सरसाइज 2 का इंटीजर 1, 2, 3। साक्षी कह रहे हैं 22, 23। हाँ, ये तो क्वेश्चन के नंबर आपने दिए होंगे, है ना। इसमें ये तो कर लिए हैं हमने, और आगे बढ़ते हैं। 22, 23, ये 22वां क्वेश्चन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। फिर मैं पूछ लूं आपसे कि क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है या क्लास अटेंड नहीं की है? बता दें आप, क्योंकि लास्ट लेक्चर के बेस पर जो असाइनमेंट था वो डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो 22 में देखो ध्यान से बेटा, ए और बी ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं अलग हैं। विमाएं अलग हैं मतलब, जैसे एक त्वरण है और एक वेग है, एक एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी, इसको कहेंगे डिफरेंट डायमेंशन, अलग विमा। तो अलग विमाओं वालों को क्या जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। ये काम आप तभी कर सकते हैं जब दोनों की विमाएं समान हो, दोनों के डायमेंशन समान हो। पर हां, भाग जरूर दे सकते हैं बेटा हम, उनको डिवाइड जरूर कर सकते हैं। ए और बी को भाग दे सकते हैं, बी और ए को भाग दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां भाग दिया हुआ है, यहां पर भी तो भाग दिया हुआ दिख रहा है, यहां भी डिवाइड किया हुआ दिख रहा है। पर आपको यह भी मालूम है कि यहां लॉग के अंदर ये विमाहीन राशि आती है, डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस या विमाहीन, तो यहां लॉग के अंदर दो विमाओं वाली राशियों को जिनके डायमेंशंस हैं उनको डिवाइड करते हैं, उनको भाग देते हैं। तो जरूरी नहीं कि यहां पर विमाहीन राशि प्राप्त हो। दो अलग विमा है तो विमा होगी, तो यहां पर ये आंकिक मान नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया।
ऐसी ई की पावर a बाई बी, तो ई की घात में जो आता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, पर दो अलग विमाओं वालों को डिवाइड करें तो ये डायमेंशन लेस मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हाँ आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 23, यहां पर ये टाइम पीरियड यानी समय, तो यहां पर समय t इसकी पावर 1 है, तो द्रव्यमान की घात 0 और लंबाई की घात 0 कर देंगे आप। ये p क्या है? p इज द प्रेशर, प्रेशर यानी बल बटे क्षेत्रफल, ml माइनस 1 t माइनस 2 की पावर a। d क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन ml माइनस 3 की पावर b। e क्या है? एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा यानी कार्य ml2 t माइनस 2 की पावर c। फिर इन दोनों तरफ पावर या घात इकट्ठा करके कंपेयर करते हैं, समीकरण बनाते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 23वां प्रश्न किससे नहीं बन पाएगा? बताओ बेटा। भारती, साक्षी, इन्होंने आंसर देना शुरू कर दिए। बताओ, इसमें मेरे ख्याल से बन जाएगा बेटा आपसे। क्वेश्चन 23 आपसे बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये डायमेंशन रखकर सिर्फ समीकरण हल करते आना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या मार्क किया था हमने? यस 30। अब ये प्रेशर को कैसे परिभाषित किया? तो प्रेशर यानी दाब, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और बल को क्या लिख सकते हैं हम? संवेग में परिवर्तन बटे समय, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मोमेंटम पर यूनिट एरिया, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। मोमेंटम संवेग में परिवर्तन बटे, मैं याद दिला देता हूं, बल होता है वास्तव में द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण को आप लिखते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और मास इनटू वेलोसिटी होता है संवेग, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब आपको डेफिनेशन नहीं मालूम है, पर आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं डायमेंशनली। ठीक है, 31 कह रहा है कि विमाएं अगर सही हैं। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां एनर्जी या ऊर्जा, एक मिनट देख लेते हैं। देखो जरा, आपको चाहिए प्रेशर, एनर्जी को विमाएं निकालो। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? कार्य। सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देख एक से अधिक करेक्ट है। देख लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, है ना। एनर्जी मतलब बल गुणा विस्थापन, और पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्षेत्रफल गुणा लंबाई कह सकते हैं। हाँ भाई, ये भी प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल ये भी ठीक है। मतलब बी ऑप्शन के साथ डी वाला भी करेक्ट है। और ये देख लो जरा, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम ये तो नहीं दिख रहा, ये वाला ही ठीक है फिर, है ना। चलिए, तो बी और डी करेक्ट है। हाँ 31 डायमेंशनली करेक्ट, विमी रूप से अगर सही है तो वो समीकरण सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। डायमेंशन अगर सही है तो वो समीकरण सही हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डायमेंशन के हिसाब से सही दिख रहा है, पर वहां नियतांक जो है कांस्टेंट, वो उसकी अगर विमाएं हो गई तो वहां पर वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो 31 बताइए जरा, इन्होंने जो आंसर्स दिए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सी और डी भी चेक कर लो। सी में क्या है? ए डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर डायमेंशन के हिसाब से इनकरेक्ट है तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट जो है वो मे बी करेक्ट, तो वहां पर वो जो कांस्टेंट है, वो जो नियतांक है, वो उसके डायमेंशन उसको चेक करने पर करेक्ट कर सकते हैं।
पर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो डायमेंशन के हिसाब से गलत है, तो मस्ट बी होना ही चाहिए इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ए बी सी ये स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसा है जरा देखो, 32, ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। एक इंजीनियर है जिसको नियत आयतन वीएम दिया गया धातु का, जिसे बनाया गया है प्रेशर वेसल के लिए। इंटरेस्टिंगली, assuming the vessel has thin wall and is always pressurized to near its bursting point, मतलब उसे इतना दाब दिया जाता है जिससे कि वो बर्स्ट हो जाए वहां तक। द अमाउंट ऑफ गैस, यहां पर n जो है वो मोल है, रेडियस है, does not depend on the radius r of the vessel, instead it depends only on vm, vm पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर T पर डिपेंड करता है, केल्विन में नापते हैं, और आइडियल गैस कांस्टेंट R पर डिपेंड करता है। अब ये टेंजाइल स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, ये इलास्टिक कोफिशिएंट है बेटा, है ना, इलास्टिसिटी कह सकते हैं, प्रत्यास्थता। टेंजाइल स्ट्रेंथ यानी प्रत्यास्थता गुणांक कह सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसे इसने दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापना है, तो विमाएं क्या होंगी, ठीक है। तो n का मान क्या हो सकता है, तो आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहां पर हर एक के डायमेंशन रख के चेक कर लें। जैसे आप vm के डायमेंशन रखना चाहते हैं, vm क्या है, आयतन, l क्यूब कर दीजिए। सिग्मा के डायमेंशन रखना चाहते हैं, सिग्मा क्या, इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रतिबल बटे विकृति याद करो, प्रतिबल यानी बल बटे क्षेत्रफल, तो ये ml -1 t -2 आ जाएगा। ठीक है, r की डायमेंशंस क्या होंगे, r क्या है, गैस कांस्टेंट, तो r बराबर आप लिख सकते हैं pv अपॉन n इंटू टी, pv बराबर nRT का उपयोग करें, ये फार्मूला हो सकता है आपने अभी ना देखा हो, है ना। तो यहां से n जो है मोल में रखना है, ये r ये मोल की टर्म में आपको रखना है, पर मोल, और ये t केल्विन है। ये सब रखकर एक एक में रखकर चेक कर लीजिए, और डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है ये निकाला जा सकता है। ये 32 के लिए हिंट है, तो ये आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा। 33, क्या 33 आप में से किसी बच्चे ने किया है? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी बुकलेट का, ये देखो, प्लैंक नियतांक h, स्पीड ऑफ लाइट c, गुरुत्वीय नियतांक g, ठीक है, ये यूज करना है यूनिट ऑफ लेंथ l, द्रव्यमान m के पद में। तो आप क्या करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं जिनसे नहीं बना उनके लिए, जैसे द्रव्यमान m, यहां पर समानुपाती मान लीजिए प्रकाश की चाल c की घात a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G की घात b, ठीक है, और कुछ है प्लैंक नियतांक h की घात c। अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, ये क्या है, चाल प्रकाश की, इसको LT -1 लिख देना बेटा। कैपिटल G याद करो, h याद करो, अरे याद आ रहा है आपको, इसके डायमेंशन कैसे निकालने हैं, और उसके बाद कंपेयर करना, एबीसी में 3 समीकरण आएंगे, हल करना, नहीं बनता है कल फिर से कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये आपको द्रव्यमान के लिए चेक करना, इसी तरह लंबाई के लिए लिखना आप अगली बार, फिर 2 अलग समीकरण आएंगे, तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पर आपको सही मिल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा इज आर। चलिए, ये मैंने हिंट दी है, ये आपको करना है। और क्वेश्चन कौन सा दिया था, देखें जरा हम एक्सरसाइज 2 में, क्या ये, अब ये देखो, इसमें तकलीफ सिर्फ आपको आएगी इनके फार्मूले में, पर अच्छी बात यह है कि अपनी बुकलेट में डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूले लिस्ट दी हुई है, इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बना होगा बेटा आपसे, कितने बच्चों से बना जरा बताइए, यस का मैसेज करो जरा जल्दी से, जिनसे बन गया है। वेदिका से बन गया है, हरिओम,
मनीष, भारती, कमल, और देखो जरा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया गया था। अनुराग कह रहे हैं बन गया है, साक्षी से बन गया है, और कौन बच रहा है भाई बताओ जरा जल्दी से। पवन का भी कहना है कि बन गया है। और कोई बच रहा है आप में से जिससे नहीं बना हो? तो लास्ट 3 नहीं हुए, ठीक है, लास्ट 3 बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1, भारती बेटा ये क्वेश्चन 1 तो बन गया आपसे। सर इस क्वेश्चन में ये जो डी, ई और एफ है ये अब उसका देखो, बोल रही हूँ। आपको ये 12वीं की टर्म है बेटा, तो इसके लिए इन्होंने यहां दे रखा है, ये देखो, इसका उपयोग करो ना आप। जैसे कैपेसिटेंस, आप क्या होता है इससे मतलब नहीं, अपनों केवल डायमेंशन निकालना है। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि इन्होंने फार्मूला दे रखा है। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, धारा गुणा समय। और ये 2 तो इससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। एनर्जी का अगर याद कर ले अब तो अच्छा होगा बेटा, कई बार निकाल चुके हैं। इंडक्टेंस, अब इसको हल कर लीजिए। या एनर्जी यानी mL2T-2 डिवाइडेड बाय करंट, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी, अब ये क्या होती है 12वीं में पढ़ेंगे बेटा अपन, पर अभी अपने को डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला दे रखा है उन्होंने, तो अच्छी बात है ये। तो ये देखिए ये आ गया एनर्जी यानी क्या, mL2T-2, एरिया यानी L स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर इंटू लंबाई इंटू समय। बस इसको हल कर लीजिए, है ना। तो अभी अपने को केवल डायमेंशन निकालना सीखना है। और देखिए बेटा ऑप्शंस में, आंसर के ऑप्शंस में है ना, ये जो चार्ज दिया वो अलग से Q2 क्यों दिया है? हाँ, तो ये Q के पद में कन्वर्ट कर दो ना आप इसे। जैसे एक मिनट, जो अपनों ने A लिखा है उस A को क्या लिख सकते हैं? Q/T। यस मैं करंट की टर्म में निकाल रहा हूं, उसने Q की टर्म में दे रखा है, तो आप A को Q/T लिख दो। करंट I बराबर आवेश बटे समय। भारती समझ में आ रहा बेटा? यस सर। है ना, Q/T कन्वर्ट। चलिए आगे देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करता था IIT तब ये क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। तो ये एक्चुअल IIT वाले क्वेश्चन है। जैसे ये वाला, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि यहाँ प्रकाश की चाल C, गुरुत्वीय नियतांक G, प्लैंक नियतांक H, ये अगर मूल भौतिक राशि माने जाएं, मूल, तो आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं अलग अलग निकालनी है। तो जैसा अभी मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सिस्टमेटिकली इसको बता देता हूं बेटा, रुको। ये देखिए, जैसे उसने कहा द्रव्यमान M, ये चाहिए प्रकाश की चाल कैपिटल G और H इसके पद में चाहिए। तो आप मान लीजिए कि ये समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन घातों के साथ, इन पावर्स के साथ, ठीक है। अब मैं एक एक करके डायमेंशन निकाल रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जैसे C, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। अब चाल किसी की भी हो, दूरी बटे समय रहने वाला है। इसका विमी सूत्र आप क्या लिखने वाले हैं? LT-1, ठीक है। फिर आपके पास है कैपिटल जी के लिए आप क्या लिखेंगे? F इंटू आर स्क्वायर। निकाल चुके कई बार, अरे बेटा कई बार निकाल चुके हैं ये। F बराबर Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर से। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम, ये आ गया mLT-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। तो इसके डायमेंशंस क्या आ गए? फिर आपके पास बचा प्लैंक नियतांक H। मैंने E बराबर h न्यू वाला एक फार्मूला बताया था, E बराबर h न्यू। E ऊर्जा है, एनर्जी है, mL2T-2, और ये आवृत्ति है 1/T या T की घात ऋण 1। इसका विमी सूत्र आ गया आपके पास कुछ ऐसा। अब आप क्या करेंगे?
ये लेफ्ट हैंड साइड पर m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 है बच्चों। ये c कहाँ है? l t माइनस 1 की पावर a। g कहाँ है? देखो जरा ध्यान से, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की पावर b। h क्या है जरा ध्यान से देखिए, मैंने अगर कहीं लिखने में गलती की हो तो बताइए बेटा जल्दी से, जल्दी देखो। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में? m1 l0 t0, या m की घात आ गई माइनस b, m की घात आ गई प्लस c, l की पावर चेक करो, l की पावर a, l की पावर 3b, a प्लस 3b प्लस ट्वाइस c, और t की पावर चेक करो, माइनस a माइनस ट्वाइस b और माइनस c। घातों को कंपेयर करेंगे, m की पावर है b प्लस c और इधर है 1, एक इक्वेशन, a प्लस 3b प्लस ट्वाइस c बराबर 0, माइनस a माइनस 2b माइनस c बराबर 0। चेक कीजिए, बताओ बेटा ये मेथड आपके समझ में आ गई हो तो बताओ जरा जल्दी से, यस या नो? वेदिका, साक्षी, कमल, भारती, अनुराग, चतुर, मनीष। चतुर, पिछला लेक्चर रिकॉर्डिंग का पूरा देख के आपने पूरा समझ लिया था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं थी? चतुर बताओ बेटा, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पवन, इनके भी समझ में आ गया है। चलिए, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने आज ही ज्वाइन किया हो? जिसने आज ही ज्वाइन किया हो ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है? माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं बेटा अपन, है ना? टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अगर माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलिए, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। एजी विद्या ऐप जो है वो सक्षम है, बस ये कि एक से ज्यादा लोग कन्वर्सेशन एक साथ ना करें, दो से ज्यादा लोग, मतलब मैं तो कर ही रहा हूं, मेरे साथ एक बच्चा जो है वो बात कर सकता है, ज्यादा लोग अगर करते हैं तो इको फिर होता है, इसलिए। चलो ठीक है, अपन देखते हैं आपके कोई और डाउट बच रहे हैं क्या? ये थर्ड वाला आप में से कितने बच्चों ने कर लिया? जितने बच्चों ने कर लिया है, सेकंड नहीं आया, अच्छा ठीक है। भारती कह रही है कि हो गया है, मनीष को दूसरा नहीं बना है, क्या मनीष कह रहे हैं हो गया है? अरे वाह वेदिका, मैं याद दिला दूं, आप लोग बेटा होमवर्क ध्यान से किया करें बेटा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको केवल डायमेंशन रखना है, इसकी विमाएं रखनी है, एस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है कि फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना? ये पी क्या है? प्रेशर, दाब। ये रो क्या है? डेंसिटी, घनत्व। तो ये इस तरह के हैं, तो ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आप में से जिन बच्चों ने ये प्रश्न नहीं किया है वो कर लेंगे, और अगर दिक्कत आती है तो अगले लेक्चर में फिर पूछना बेटा, है ना? क्योंकि ये प्रश्न खराब हो जाएगा अगर मैंने बता दिया बिना आपके अटेम्प्ट किए, तो आप पहले अटेम्प्ट कर लें, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनसे बन ही गया है। चलिए, यहीं तक असाइनमेंट दिया गया था, है ना? ये अपनी बुकलेट थी। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, त्रुटि जिसे कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रुटि, एरर एनालिसिस। हम गणना करना चाहते हैं त्रुटि की। मैं याद दिला दूं आपको, जब भी आप मापन करते हैं, कोई भी चीज नापते हैं, भारती कह रही है सेकेंड ऑफ इंटीजर,
इंटीजर का सेकंड, एक मिनट, कौन सा था बेटा? इंटीजर ऊपर है क्या इसमें? इंटीजर कहाँ था? सेकंड एक्सरसाइज में था कि सर फर्स्ट में? डाउन। डाउन, नीचे। यस सर। इधर इंटीजर कौन सा वाला बेटा इंटीजर यहाँ पर? दिस वन सर, इंटीजर टाइप इसमें कौन क्वेश्चन सा? सेकंड वाला, ये वाला? यस सर। इसमें कहा है कि शांता गुणांक जो है उसका फार्मूला ये है, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है विच मेजरमेंट नीड्स, हाँ ये जो है ये त्रुटि वाला प्रश्न है, ये गलती से दे दिया गया, ये है एरर का प्रश्न। अभी अपन पढ़ रहे हैं उसके बाद हो जाएगा, एरर का क्वेश्चन है, ठीक है? ये अभी अपन पढ़ रहे हैं, एरर उसके साथ में हो जाएगा। चलिए आ जाइए। कोई भी चीज जब आप मेजर करते हैं, नापते हैं, तो नापते समय जो गड़बड़ हो जाती है मापन में, तो वो कितनी गड़बड़ हुई उसे कहा जाता है त्रुटि, एरर, है ना? तो यहां पर लिख लें, डेफिनेशन लिखो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देता हूं मैं। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इफ देर इज अ डिफरेंस, if there is a difference between measured value and its true value, if there is a difference between measured value and its true value, then it is called an error in measurement. Then it is called an error in measurement. हिंदी में लिखिए, जब मापित मान और वास्तविक मान में अंतर होता है, जब मापित मान और वास्तविक मान में अंतर होता है, तब इसे मापन में त्रुटि कहा जाता है, तब इसे मापन में त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, इधर देखिए आप, जैसे AM ये है मेजर्ड वैल्यू, आपने नापा है, ये है मापित मान, इतना आपने मेजर किया है, और 80 यानी ट्रू वैल्यू, इसे कहते हैं वास्तविक मान। जो आप नापते हैं वो है एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, है ना? अगर इन दोनों में अंतर होगा तो हम कहेंगे कि वहां पर त्रुटि है। और ये त्रुटियां जो हैं ये कई कारणों से हो सकती हैं, ये मानवीय भूल के कारण भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकती है, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डिवाइस आप यूज करते हैं, उस डिवाइस के कारण कोई त्रुटि आ रही हो, कोई भौतिक कंडीशन यानी फिजिकल कंडीशन अगर बदल जाए तो भी ये त्रुटि जो है हो सकती है। अब ये जो त्रुटियां हैं इसको हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार की होती है। कैलकुलेशन यानी गणना, पॉइंट ऑफ व्यू से 3
टाइप की एरर होती है। वो 3 टाइप की एरर कौन कौन सी हैं? तो पहली एरर है एब्सोल्यूट एरर। ये पहली एरर क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर, जिसे निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। दूसरी है रिलेटिव एरर, जिसे सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि। और जब इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे कहते हैं परसेंटेज एरर। ये तीनों अपन अलग अलग देखते हैं। परसेंटेज एरर, जिसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं गणना के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लें जरा जल्दी से। नोट कर लें तो आप मैसेज करें। ठीक है, मनीष, पवन, साक्षी, वेदिका, भरत, भारती, इनके मैसेज आ गए हैं। बाकी बच्चे, चतुर ने भी कहा। बाकी बेटा रिस्पांस दें आप, है ना? हरिओम, अनुराग, अनुराग ने मैसेज कर दिया है। चलिए, कमल कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम त्रुटि पर चर्चा कर रहे हैं, और जो आप नापते हैं उसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। जो वास्तविक मान है उसे ट्रू वैल्यू 80 से बताते हैं। एम यानी मेजर्ड वैल्यू, जो नाप रहे हैं। दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं कि वहां त्रुटि है। ये परिभाषा हमने लिख ली थी। फिर हमने देखा था कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार की एरर होती हैं। एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि, और परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो एरर या त्रुटियां होती हैं। अब हम सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर पर चर्चा कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, एक मिनट, ये थोड़ा सेट कर दें इसको, फिर से लिखते हैं। एब्सोल्यूट एरर, जिसे हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम डेल्टा ए से बताते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो जो मापित मान है और जो ट्रू वैल्यू है, इसका अंतर ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, ओके। डेल्टा ए बराबर एम माइनस एटी, ये जो अंतर है वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। निश्चित रूप से जब आप जैसे बोर्ड की लंबाई नाप रहे हैं, आप बोर्ड की लंबाई वास्तव में 2 मीटर है, पर आपने 1.9 मीटर नापा, तो 1.9 माइनस 2 तो ऋण 0.1। मतलब ये एरर निगेटिव भी हो सकती है और इसकी इकाई भी होगी। यह निगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है, ऋणात्मक हो सकता है। इसकी यूनिट होगी, मतलब ये जो निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर है, इसकी डेफिनेटली यूनिट होगी और ये धनात्मक या ऋणात्मक होगी। अब इसमें हम एब्सोल्यूट एरर जो है, जिसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा ए, ये है आपकी एब्सोल्यूट एरर, इसको हमने सजा दिया है। अब देखिए, ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, यहीं पर हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी परिभाषित करते हैं बच्चों। क्या डिफाइन कर रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। बोर्ड पर शायद क्लियर ना हो, एक मिनट, अपन इसका कलर जो है डार्क ही रखते हैं, यही लेते हैं। देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, हिंदी में कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर आप एवरेज वैल्यू लेते हैं तो माध्य कैसे लें, इसको हम ऐसा बता रहे हैं। देखो, डेल्टा ए यानी ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ये एम लिख दिया मैंने, यानी मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं हम? तो आप जितने भी ये एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं उनका धनात्मक मान लें। जैसे एक बार आपने नापा और एब्सोल्यूट एरर आई पॉजिटिव निगेटिव जो भी, इसका मॉड ले लें, मापांक। दूसरी बार ले लें, तीसरी बार ले लें, चौथी बार ले लें। तो जब जितनी बार आप लेंगे मेजरमेंट, जितनी बार आप ये कैलकुलेट करेंगे, वहां त्रुटि उतनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने ये n बार आपने निकाला, सबके धनात्मक मान लेंगे डिवाइडेड बाय n, ये कहलाता मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नोट कर लें जरा जल्दी से इसे। मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, वेदिका, पवन, भारती, कमल, साक्षी ये कह रहे हैं कि हो गया है। अनुराग, ओके, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। ये पहली त्रुटि है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। अगली एरर की बात करते हैं जिसे आप रिलेटिव एरर कहते हैं बच्चों। दूसरी जो एरर है वो है आपकी रिलेटिव एरर। जिसे आप सापेक्ष त्रुटि के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर, इसको हम इस चिन्ह से बता रहे हैं बच्चों। ये देखिए, डेल्टा ए, वो भी डेल्टा था, त्रिभुज के आकार का जो चिन्ह था उसे भी डेल्टा पढ़ते हैं, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसे भी डेल्टा पढ़ा जाता है। ठीक है, पर रिलेटिव एरर के लिए मान लो ऐसा चिन्ह उपयोग में लाते हैं तो ये आता है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए एम। डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर। डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। हिंदी में क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय मापित मान। ठीक है,
ये कौन सी एरर है? रिलेटिव, सापेक्ष त्रुटि। नोट कर लें। और इसी को यदि आप परसेंट में व्यक्त करते हैं तो परसेंटेज एरर, जिसे हिंदी में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। चिन्ह देखिए जरा, ये प्रतिशत का चिन्ह बनाया और डेल्टा ए ये वाला, मतलब सापेक्ष त्रुटि जो आती है उसको अगर 100 से गुणा कर दें, यानी एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, ये रिलेटिव एरर है, इसे 100 से गुणा कर दें तो आपको मिलता है प्रतिशत त्रुटि। ये देखिए जरा, एक फार्मूला आपके पास ये हो गया है, दूसरा फार्मूला परसेंटेज एरर का ये हो गया। देखो जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। अरे नोट कर रहे हैं आप? सभी बच्चों के मैसेज आ जाने चाहिए। चलिए, सभी बच्चों के मैसेज आ गए, अपन आगे पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत आसान है बेटा। देखो जरा अगली स्क्रीन पर, जैसे उदाहरण के लिए, मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। जैसे ये बोर्ड है और ये बोर्ड का वास्तविक मान जो है बोर्ड की लंबाई का, ये जो बोर्ड है इसकी लंबाई वास्तविक ये दे रखी है, मान लीजिए सपोज 3.9 मीटर, ठीक है। परंतु आपने इसे 4.0 मीटर मापा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है गणना कीजिए। कौन कौन सी चीजों की गणना करने की चर्चा चल रही है? पहला डेल्टा ए, दूसरा ये वाला डेल्टा ए, अभी अभी पढ़ाया बेटा। तीसरा ये वाला, ये चिन्ह सबके वास्तविक आपको मालूम है। कितने बच्चे सही करते हैं? ये 1/4m क्या रिलेटिव एरर की इकाई होगी बेटा? यूनिट आपने एब्सोल्यूट की लिखी है,
दीपक सर बता रहे हैं कि अनुराग ने मीटर इसमें भी लिखा है डेल्टा ए। तो बेटा सोच के देखो जरा, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर? हाँ बिल्कुल ठीक। तो देखो डेल्टा ए इसकी तो इकाई होगी, ये होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आपने इसे कितना मापा है? 4.0, और इसका वास्तविक मान कितना है? 3.9। तो ये मान आपका धनात्मक आ रहा 0.1 मीटर। ये तो ठीक है, मीटर में आना चाहिए, है ना। जब डेल्टा ए की बात करेंगे रिलेटिव एरर, तो ये आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाल रखी है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 4.0। 1/4 कह सकते हैं, 0.25, 0.25, पर इसकी यूनिट नहीं होगी। फिर जब आप परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो यही डेल्टा ए बाय मेजर्ड वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? क्या 25% आ गया? देखो अच्छा, कोई बात नहीं अनुराग। तीनों प्रकार की त्रुटियां क्या क्लियर हो गई हैं बच्चों? एक दो बच्चे जो हैं वो एग्जिट कर गए हैं। हाँ फिर से ज्वाइन हुए हैं, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। मनीष सर कह रहे हैं रिलेटिव क्या? हाँ, सर रिलेटिव एरर की कैलकुलेशन। अच्छा तो क्या आना चाहिए बेटा इसमें? 0.025। यस बताओ सर। हाँ यस हाँ बेटा, हो सकता है सही ये गड़बड़ हो, ये सही कर लो आप। ये मनीष का कहना है कि ये इतना आना चाहिए, और जब ये इतना आएगा तो यहाँ भी अपनों ने जो गड़बड़ कर रखी है ये 2.5 हो जाएगा। फिर मनीष ये यस 2.5 होना यस चाहिए, सर। है ना। यस चलो ठीक है, गणना में थोड़ी सी गड़बड़ थी। ये मान अपनों ने निकाला। अब आगे पढ़ते हैं हम। जब भी हम एरर की तुलना करेंगे या गणना करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं एक नोट के रूप में, विशेष नोट। नोट ये है जब भी कैलकुलेशन होगा एरर हमेशा मैक्सिमम ली जावेगी। मतलब आपको जब भी एरर की कैलकुलेशन करनी है तो एरर जो है, त्रुटि हमेशा ज्यादा वाली सिलेक्ट करेंगे आप। मतलब हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर की कैलकुलेशन करेंगे। हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर की गणना करेंगे। नोट कर लें आप कॉपी में अच्छी तरह से। जब भी कैलकुलेशन होगा, जब भी त्रुटि की गणना होगी, त्रुटि हमेशा
अधिकतम संभव त्रुटि लेंगे। क्या लेंगे हम? अधिकतम संभव त्रुटि। ठीक है, अब अधिकतम संभव त्रुटि लेंगे, ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसे नोट कर लिया आपने। अब त्रुटि का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होता है जरा देखिए। प्रेजेंटेशन विद एरर लिमिट। जब भी हम कोई चीज नापेंगे तो उसे एरर लिमिट के साथ कैसे बताएं। ये कुछ बच्चे फिर से शायद नेटवर्क की दिक्कत रही हो, कोई चीज किसी की छूटी तो नहीं? बताओ बेटा, कोई चीज किसी की छूटी हो तो रिपीट कर दें। जो लोग अभी एग्जिट कर गए थे उनमें से किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? जितना बोर्ड पे चल रहा है सब क्लियर है? ठीक है, चलिए। प्रेजेंटेशन विद एरर लिमिट का मतलब यह है, जब भी जैसे बोर्ड की लंबाई नापनी थी तो आप इसको ऐसा बताओगे बेटा, जैसे लेंथ ऑफ बोर्ड, बोर्ड की लंबाई, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, क्या नापा आपने, प्लस माइनस डेल्टा एल। तो ऐसा लिख ले तो ज्यादा अच्छा होगा, जो अपना तरीका है। यहाँ पर आपने जो नापा है मापित मान प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका है मेजर्ड वैल्यू। और ये है आपकी एब्सोल्यूट एरर। जब भी आपको कोई चीज व्यक्त करनी हो त्रुटि के साथ तो आप ये तरीका अपनाएंगे बच्चों। जैसे लेंथ ऑफ बोर्ड, तो लेंथ ऑफ बोर्ड को आपने क्या लिखा, तो आप देखिए जरा इसके पहले वाले स्क्रीन में क्या था। इसके पहले वाला स्क्रीन देखो, आपने क्या नापा था, ये नापा था, और उसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या आई थी, तो 0.1। ठीक है, तो मैं यहां पर इस उदाहरण को इस तरह से लिखूंगा, ये देखो 4.0 प्लस माइनस 0.1, यानी ये आपने मेजर किया है एम, और ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए। ये तरीका होता है किसी भी राशि को, किसी भी चीज को अगर व्यक्त करना है तो इस ढंग से व्यक्त करेंगे बच्चों। ठीक है, या फिर ये भी तरीका हो सकता है, ऐसा लिख लें आप, ए एम यानी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस प्रतिशत त्रुटि, ये भी ऐसा भी बताया जा सकता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए जरा, ये दोनों चीजें जो हाईलाइटेड हैं, दोनों तरीकों से आप किसी चीज को बता सकते हैं। ये मेजर्ड वैल्यू होगी प्लस माइनस के साथ। अब कैसे पता चलेगा कि एब्सोल्यूट एरर है या ये है? यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हो, परसेंटेज का साइन, तो समझ लेना परसेंटेज एरर में दिया हुआ है। जैसे इसको मैं क्या लिखता, लंबाई को, तो ये लिखता 4.0 प्लस माइनस 2.5%। अगर परसेंट का साइन लगा रखा है इसका मतलब है मैंने वो त्रुटि परसेंटेज वाली ली है। ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लें जरा जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके, अब देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब त्रुटि की गणना ये कैसे करते हैं, जोड़ने में, घटाने में, अलग अलग देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं एडिशन की। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जोड़ते जब हैं राशियों को तब एडिशन, मतलब हम बात कर रहे हैं योग की। जब हम दो राशियों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब किस तरह से जोड़ा जाता है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये डेरिवेशन भी काम में आएगा आपके। जैसे मेरे पास दो राशियां हैं, एक है कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जैसे बोर्ड की लंबाई है ए प्लस डेल्टा ए, ये पहला वाला ए क्या है, आपके द्वारा मापित मान। डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। ये है आपके बोर्ड की लंबाई, ठीक है। अब मान लीजिए बोर्ड की लंबाई के साथ मान लीजिए कोई दूसरी राशि आ गई, चौड़ाई आ गई, तो वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये प्लस माइनस मतलब वो जो त्रुटि है वो प्लस माइनस में हो सकती है, का अर्थ क्या है कि आपके द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान से कम या वास्तविक मान से अधिक हो सकता है। अब यदि आप इनको जोड़ना चाहते हैं, ए धन बी, आप क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए में बी को जोड़ दिया आपने, अब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान से देखिए, यहां पर ये तो मापित मान में मापित मान जोड़ दिया, जो मेजर्ड वैल्यू उसमें मेजर्ड वैल्यू जुड़ गई है। पर यहां पर देखते हैं तो देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। क्या है भी वो कॉम्बिनेशंस, प्लस डेल्टा ए के साथ प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए के साथ माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए के साथ प्लस डेल्टा बी। चार कॉम्बिनेशन है बेटा। अब इसमें सब हम कौन सी त्रुटि की गणना करते हैं, जरा देखो। हम गणना करते हैं अधिकतम संभव त्रुटि की, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। तो यहां पर सबसे बड़ी पॉसिबल एरर कौन सी है, जब उनको जोड़ रहे हैं, पहला ऑप्शन। तो यहां पर अगर मैं ए में बी को जोड़ता हूं, ये ए में बी को, तो मापित मान को एज इट इज जोड़ लूंगा, ए प्लस बी, और प्लस माइनस जो त्रुटियां हैं वह भी जुड़ जाएंगी। तो ये तो बहुत आसान था, ये एडिशन था। अगर मैं इसी में सब्ट्रैक्शन को भी देखता, ये देखो एडिशन, या मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता, घटाने की, घटाने की बात भी ही कर लेते। घटाना मतलब ए में से बी को घटाना हुआ, ए में से बी को घटाना हुआ। घटाते हैं तो चिन्ह यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो यहां पर मापित मान में से मापित मान तो घट गया। जब त्रुटियों की गणना करेंगे तो ये डेल्टा ए के साथ माइनस डेल्टा बी आ गया, डेल्टा ए के साथ डेल्टा बी आ गया, माइनस डेल्टा ए के साथ
माइनस डेल्टा बी आ गया, माइनस डेल्टा ए के साथ प्लस डेल्टा बी आ गया। अब भी अगर देखेंगे तो अधिकतम संभव मान क्या आ रहा है, जोड़ के। इसका मतलब यदि आप ए में से बी को घटा रहे होते तो मापित मान तो घट रहा है, पर जो त्रुटि है वह तो जुड़ रही है। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एरर है उसको जोड़ना है बच्चों, क्योंकि हम कौन सी एरर की गणना कर रहे हैं, अधिकतम संभव त्रुटि की, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। जरा जल्दी से इसे नोट कर लें। ठीक है चतुर, मैं सब्ट्रैक्शन रिपीट कर देता हूं। जब आप एक राशि में से दूसरी राशि घटाते हैं, इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो बेटा, घटाएंगे अगर आप तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस लगेगा तो ये बी के आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा बी के आगे भी माइनस आएगा, तो डेल्टा बी के आगे प्लस माइनस था, उसमें माइनस लगेगा तो माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब मापित मान में से मापित मान तो आप घटा रहे हैं, है ना, और ये मापित मान में से मापित मान घटा दिया आपने, पर जो त्रुटियां हैं उसमें फिर से 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और ये जो 4 कॉम्बिनेशन हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन आपको क्या बता रहे हैं कि इसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, अधिकतम संभव त्रुटि, वह तो योग के तुल्य है। तो आपको घटाना भी है तो त्रुटियों को तो जोड़ के बताना पड़ेगा, त्रुटियों को तो जोड़ के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम गुणा पर आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। हम गुणा करना चाहते हैं, दो राशियों का गुणा। जैसे आपके पास है ए, ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए के तुल्य, बी, यह है बी प्लस माइनस डेल्टा बी के तुल्य। ठीक है, इसमें अगर मैं अवकलन का उपयोग करता हूं, डिफरेंशिएशन का, तो ये एक लाइन में आ जाता है। पर अभी अपनों ने, बहुत सारे बच्चों ने अवकलन नहीं पढ़ा है, जब पढ़ लेंगे सभी को मैं बैकअप में कल करवा दूंगा, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन वाली मेथड से भी इसको करवा दूंगा। ठीक है, या एक काम कीजिए, आप यहां पर
ये अभी नोट कर लें, मैं कल डिफरेंशिएशन के साथ इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, प्रोडक्ट एक्स मतलब ए में बी को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर मैं अवकलन करता हूं, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, आप इसको अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन करते हैं तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत आएगी। एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर करते हैं तो 1 होता है, एक्स के सापेक्ष, तो मैं लिखूंगा 1 एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां ये दो फलनों का गुणनफल है, तो ये पहला फलन, दूसरे का अवकलन तो बी का अवकलन करेंगे तो बी का 1 आएगा अगर बी के सापेक्ष करते हैं तो, प्लस दूसरा फलन इंटू ए का अवकलन ए के सापेक्ष अगर करते हैं तो 1 आएगा। आप में से ये 4-5 बच्चों के समझ में आ गया होगा, बाकी बच्चों को अभी नहीं भी आ रहा है, तो मैं कल जब बैकअप क्लास लूंगा तो ये चीज डिफरेंशिएशन पढ़ाने के साथ करवा दूंगा बेटा, है ना, तो कॉपी में जरूर नोट करें आप। ये आ गया आपका dx बराबर ए डी बी प्लस बी डी ए, और dx ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा डीबी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, डेल्टा ए परिवर्तन डिफरेंस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 थी मान लो, और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं डिवाइड कर दूं समीकरण 1 से 2 को इक्वेशन सेकंड विभाजित की जाए इक्वेशन फर्स्ट से, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इधर ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये तो आ गया आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये अलग अलग कर दें इसको, ए से एक कट जाएगा, डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए, 100 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि x बराबर प्रतिशत त्रुटि b धन प्रतिशत त्रुटि a। डेरिवेशन हो सकता है कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन ना आने के कारण दिक्कत आई हो, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल बैकअप क्लास के साथ ये मैं फिर से बता दूंगा, ये फार्मूला नोट कर लें आप, और ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम याद रखें। क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर गुणा है ए और बी का तो उनकी प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती हैं गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। we should add the percentage error of a and b for getting the percentage error in x, where x is the product of a and b, ठीक है। साक्षी और अनुराग के समझ में आ गया। कुछ बच्चों को जिनको डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उनको दिक्कत आई होगी, पर ये रिजल्ट याद रखेंगे आप, ठीक है। हरिओम, आपके समझ में तो आ रहा ना बेटा? हरिओम आप, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने अटेंड कर रखा डिफरेंशिएशन उनको तो दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चे पहले नोट कर लें, कल मैं डिफरेंशिएशन का बैकअप लूंगा, तब ये डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, ठीक।
ये गुणनफल था। इसी तरह भाग देते हैं तब भी रिजल्ट यही आएगा, डिवीजन। इसी प्रकार डिवीजन में जैसे मान लीजिए x जो है वो a और b के डिवीजन से बना है, तो प्रतिशत त्रुटि x में बराबर प्रतिशत त्रुटि a धन प्रतिशत त्रुटि b। ठीक है, मतलब भाग देंगे तब भी प्रतिशत त्रुटियां जुड़ रही हैं, भले ही डिवाइड हो रहा हो पर परसेंटेज एरर ऐड होंगी। ये कल के बैकअप के साथ क्लियर हो ही जाएगा। और एक और फार्मूला, या पहले इतना ही रखते हैं अपन, है ना, ये तो ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि इसका डेरिवेशन अपने को बिना डिफरेंशिएशन के दिक्कत दे रहा है। कुछ बच्चों को ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, पर कल की बैकअप क्लास जरूर अटेंड करेंगे, है ना, यही टाइम पर। ठीक है, आज जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी उनमें जरा एक बार देख लेते हैं हम। ये तो डिस्कशन था, यहां से शुरू किया था बेटा हमने, है ना। देखते जाओ जरा बोर्ड पर क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी। सर माध्य निरपेक्ष त्रुटि समझा दीजिए। माध्य मतलब औसत, है ना। औसत कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड की लंबाई नाप रहा हूं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार तो करेंगे नहीं आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन 2 बार 3 बार करते हैं। तो मान लीजिए बोर्ड की लंबाई नापने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मैंने एक बार नापा और वो आ गया -0.1, दूसरी बार नापा 0.2, तीसरी बार नापा 0, चौथी बार नापा, हर बार त्रुटि निकालते जा रहा हूं मैं वास्तविक मान के साथ। अब मैं क्या करूंगा, इनके मापांक ले लूंगा। ये दो समांतर रेखाएं क्या बता रही हैं? मापांक, मॉड, और उन सबको जोड़ दूंगा। जैसे 4 हैं तो चारों को जोड़कर 4 से भाग दे दूंगा। 3 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 से भाग दूंगा। 10 बार किया, 10 से भाग दूंगा। ठीक है बेटा, अरे क्लियर है? ठीक, तो चलिए मेरे ख्याल से ये लास्ट में, मतलब किसमें, ये डिवीजन वाले में, इसमें ये 100 से गुणा किया बेटा, इसकी बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100 से गुणा करो। ये रिलेटिव एरर है तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है कमाल, चलिए क्लास यहीं तक रखते हैं अपन, समय सीमा समाप्त हो गई है। फिर मिलते हैं कल। आज कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ क्लास की थ्योरी पढ़नी है। कल वाले असाइनमेंट को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है बेटा।